एक समय था जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद में युद्धों में अग्रसर हो गया। बहुत से युद्ध हमने लड़े, बहुत से युद्ध में देश की आजादी के तुरंत साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध करने की ठान ली। दैट इज युद्ध वॉर ऑफ 1947। हम वॉर ऑफ 1947 से थोड़ा आगे निकलते फिर हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया 1961-62। हमारा युद्ध में समय निकल गया। युद्ध में समय निकल रहा था तो हम जितना कमा करके अपने देश को बढ़ाना चाहते थे वो सारा की सारा पैसा जो है वो हमारी सेना के लिए और युद्ध के नाम पर जो बचा हुआ धन था वो वहां खर्च हो रहा था। 1962 के वॉर में भारत ने बहुत अच्छा अनुभव नहीं किया। भारत का एक हिस्सा चीन के पास चला गया। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए। पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए और पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर से 1965 के लिए युद्ध की प्लानिंग कर ली और भारत पर फिर से चढ़ाई कर दी। लेकिन भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को उसके स्थान तक पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में जब हम 1947, 1962, 1965 देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि एक देश जो 200 साल की दास्ता के बाद आजाद हुआ है उसे अभी युद्ध लड़ने के लिए जरूरत नहीं थी पैसे की, उसे जरूरत थी अपने आप को सरवाइव करवाने की, एक कंट्री के रूप में स्टेबल करने की। लेकिन साथियों ऐसा हो ना सका। हालात ये थे कि भारत के पास खाने के लिए दोनों टाइम का अनाज नहीं था। दोनों टाइम का अनाज नहीं था से मतलब मेरा क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अनाज नहीं था इसका मतलब यह है कि हमारे पास में भोजन के लिए जो दानों की आवश्यकता थी वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे, क्योंकि हम अपनी जनता को खाना खिला दें इतना भी अनाज हमारे पास नहीं था। कहते हैं कि 1962 से पहले भारत के अनाज की स्थिति इतनी विकट थी कि नेहरू जी को अनाज लेने के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। भारत जब देश के रूप में आजाद हुआ था तो हम अपनी सोच के साथ अमेरिका का समर्थन नहीं करते थे। अमेरिका इसका पाकिस्तान का समर्थन किया करता था। लेकिन हालात हमारे इतने खराब थे कि हमें अनाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि अनाज किसी और के पास नहीं था। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने भारत से अपनी शर्तें लादते हुए भारत को पहले तो अनाज देने से मना कर दिया कि नहीं, हम आपको अनाज नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब भारत ने अपनी स्थिति के रूप में यह कहा कि अगर हम अनाज अपनी जनता को नहीं दे पाए, नेहरू जी ने अमेरिका से कहा कि अगर हम अपनी जनता को भोजन नहीं दे पाए तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, भुखमरी से लोग मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में तत्कालीन अमेरिका ने जो भारत के साथ किया वो बहुत ही शर्मिंदगी भरा कार्य था। साथियों, अमेरिका के अंदर सुअरों को खिलाने के लिए, पिग जो होते हैं उनको खिलाने के लिए गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अमेरिका मेजरली नॉन वेजिटेरियन कंट्री है। पिग का जो मांस है, जो पोर्क है, वो खाता है। तो सुअरों को खिलाने के लिए वो अनाज का उत्पादन करता है, गेहूं का, मक्के का, इसका उत्पादन करता है। ब्रेड बनाने के लिए गेहूं का उत्पादन करता है। तो उसने हमें जो अपना सबसे निम्न कोटि का अनाज था, जिसे PL 480 के नाम से कहा जाता है, उसने भारत को नेहरू जी के साथ में वो वाला अनाज भिजवा दिया। एक ऐसा अनाज जिसे कि हम लोग ये समझ करके कि ये हमारे जानवर भी नहीं खाएंगे, वो अनाज हमारे साथ में भिजवा दिया गया। और भारत के ऊपर एक शर्मिंदगी भरा मतलब वक्तव्य जारी हुआ कि इन लोगों के पास, कहते हैं ना अपने घर में कहावत है, अगर आपने सुना हो तो, घर में नहीं है दाने और मम्मी चली भुनाने। मतलब हालात हमारी बहुत खराब। ऐसी स्थिति के अंदर, और दूसरी तरफ आप पूछेंगे, आप में से कईयों के दिमाग में प्रश्न हो सकता है, सर फिर पाकिस्तान का हाल क्या था? देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया था ना, जब वो आजाद हुआ था तभी उसने हमसे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड ले ली थी। यानी पंजाब का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कृषि प्रधान है। और उस समय उसने अमेरिका का समर्थन प्राप्त किया था, तो उसके यहां पर इकोनॉमी की स्थिति मजबूत थी। शुरुआती समय पर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों को एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और इस शर्मिंदगी के अंदर कहते हैं कि 1962 के वॉर ने, और इस प्रकार की जो अंतरराष्ट्रीय जलालत है, इसे नेहरू जी बर्दाश्त भी नहीं कर पाए और नेहरू जी नहीं रहे। और इस नेहरू जी के चले जाने के बाद में जब यहां से वो चले गए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें कहते हैं कि कद में छोटे थे लेकिन विचारों में बहुत ऊंचे थे, उन्होंने जब इस युद्ध को 1965 के वॉर को देखा, यानी कि उनका स्वर्गवास नेहरू जी का हो चुका था, और 1965 के वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक विचार पाया कि भैया अगर युद्ध लड़ना है तो हम अपने सैनिकों को गोला, असला, बारूद जो दे सकते हैं वो तो चलो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भोजन ही नहीं है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद ने पूरे देश से एक आह्वान किया, और वो आह्वान था
कि हम लोग अपने खाने में से एक समय का भोजन त्याग देंगे। आप जरा विचार करिए कि हम लोगों ने उस कीमत पर इस देश की आजादी को बनाए रखा है। बहुत से लोग जब ये मुंह खोल के बता देते हैं कि देश की आजादी, उस समय मिली आजादी आजादी नहीं थी, वो भीख में मांगी गई आजादी थी, आजादी अब जाकर प्राप्त हुई है, उन लोगों को इस बारे में एहसास होना चाहिए कि देश ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस देश को आजाद रखने के लिए। भारत की बड़ी सी संख्या ने, बहुत बड़ी संख्या ने अपने भोजन का, एक समय का जो भोजन है वो सेना के लिए समर्पित कर दिया या फिर खाने से इग्नोर कर दिया। खुद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने एक टाइम का भोजन खत्म कर दिया कि भाई मैं भोजन नहीं करूंगा, और एक नारा दिया लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, और वो नारा था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो असल में जनता में जोश भरने के लिए था। भारतीय सेना तक खाने का भोजन पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये विचारों से या फिर वादों से देश चलने वाला नहीं था। देश के बारे में दुनिया के अंदर एक विचारधारा बन चुकी थी कि यह देश बहुत जल्दी एक फेलियर नेशन हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग भारत पर कमेंट करने लग गए थे। जैसे आप में से आजकल बहुत से लोग लेबनान के बारे में सुनते हैं कि लेबनान वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 150 साल में सबसे बड़ा फेलियर कंट्री है। ऐसे हमारे बारे में चर्चाएं होने लग गई थी। हमें एक आ गया था हिंदू ग्रोथ रेट जो है, मतलब हमारे इंडिया के बारे में एक शब्द यूज किया जाता था कि भाई ये लोग जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं उस हिसाब से ये लोग फट जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा। हमारे लिए मतलब वर्ड्स यूज किए जाने लग गए थे जो अभी मतलब मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, लेकिन आप समझिए कि हमारी स्थिति काफी खराब। तब जाकर के स्वामीनाथन जी का सहयोग प्राप्त हुआ। स्वामीनाथन जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को सजेशन दिया कि क्यों ना हम अपने ही देश में अनाज उत्पादन के प्रयास करें। बोले अनाज उत्पादन के प्रयास कैसे करें, क्या ये इतना जल्दी हो सकता है? बोले हाँ। बोले क्या हो सकता है? बोले देश के कुछ सीमित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अनाज का उत्पादन प्राथमिकता से कराया जाए। बोले जैसे? बोले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये वो क्षेत्र है जहां पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियों का पानी है, नदियों में पानी है, किसानों के पास तुलनात्मक रूप से आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो क्यों ना यहां के किसानों को अनाज उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। तरीका क्या अपनाया गया? तरीका अपनाया गया हरित क्रांति का। साथियों, हरित क्रांति 1965 के अंदर जब हरित क्रांति आई तो किसानों को 3 प्रकार के आह्वान किए गए। क्या आह्वान था? पहला आह्वान यह था कि आप लोग फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें और जो कैनाल का पानी है उसका उपयोग करें खेती के लिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आपको फसलें दी जाएंगी, बीज जो दिया जाएगा वो आप अपना ना बीज बोएं, आपको भारत सरकार के द्वारा हाई यील्ड वैरायटी HYV प्रकार का बीज उत्पादन के लिए दिया जाएगा, अनाज उत्पादन के लिए दिया जाएगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिसके लिए मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई हैं, वो है किसान को यह विश्वास दिलाया गया कि अगर आपका जो अनाज है आपने पैदा किया और नहीं बिका तो उस अनाज को सरकार खरीद लेगी। इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा गया। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझाने के लिए मैंने जो आपको कहानियां सुनाई उसमें जो थर्ड महत्वपूर्ण बिंदु था कि आप अनाज पैदा करें और आपके अनाज को हम खरीद लेंगे, सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया। और तब से ही जो शब्द बनकर के आया समर्थन देना, किसानों को इस बात का समर्थन देना कि आप उत्पादन पर फोकस करिए, पैदा हो भी गया तो हम खरीद लेंगे। और इस काम को FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अमली जामा पहनाया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कहा गया कि जो किसान अनाज पैदा कर रहा है इस अनाज को आप अपने पास परचेज कर लें और पूरे देश में इसकी सप्लाई सुनिश्चित करें, देश में भुखमरी से निपटने में सहयोग दें। साथियों, भारतीय किसानों ने उस समय वाकई में इस सवाल को, इस शब्द को सही प्रूव कर दिया, जय जवान और जय किसान। साथियों, जवानों ने 1965 में पाकिस्तान को उसके मुंह पे धूल चटाई और दूसरी तरफ भारतीय किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से देश को उसी समय पर आत्मनिर्भर कर दिया। आज देश की आबादी जहां 140 करोड़ है, उसके बाद भी देश अनाज को अगर एक्सपोर्ट करने के लिए कामयाब है तो कहीं ना कहीं भारतीय किसानों का वो महत्वपूर्ण योगदान याद रखना होगा और सराहनीय रूप से उसे प्रोत्साहित करना होगा।